पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसके बनने की कहानी हमारे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस देश का निर्माण एक मजहब की बुनियाद पर कराया गया था। पाकिस्तान कैसे बनाया? इस सवाल का जवाब हमेशा से मोहम्मद अली जिन्ना तक आकर रुक जाता है। जी हां, ये वही शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने की कहानी लिखी। लेकिन क्या ये वाकई में पूरी तरह से सच है? जी नहीं। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना ही वो इकलौते शख्स नहीं थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन बनाने की मांग की। उनसे पहले भी कईयों ने इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद किया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे इसी पाकिस्तान के बनने की कहानी को इन डिटेल में। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश एम्पायर का भारत के पॉलिटिक्स में पहला कदम था। यही से उन्होंने अपने एम्पायर को पूरे भारत में एक्सपांड किया। बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स को यह पता चल गया था कि अगर भारत पर एक सेफ रूल स्टैब्लिश करना है तो यहां रह रहे लोगों के बीच की यूनिटी को तोड़ना होगा। उस वक्त भारत में कई मजहब के लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। डिफरेंट रिलीजन और कल्चर होते हुए भी इनमें गजब की यूनिटी थी जिसे ब्रिटिशर्स ने भाप लिया था, जिसमें सबसे अहम थे हिंदू और मुस्लिम्स। चूंकि इन दो कम्युनिटीज का पॉपुलेशन बाकी कम्युनिटीज से सबसे ज्यादा था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी बांटो और राज करो वाली नीति सबसे पहले इन्हीं पर अप्लाई की। उन्होंने भारत में रिलीजन्स और कास्ट बेस पर डिफरेंसेस को अपना मेन हथियार बनाया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से भारत के लोगों के बीच अपने मजहब को लेकर इनसिक्योरिटी पैदा होने लगी थी, जो आगे चलकर एक नए देश की नींव रखने वाली थी। खैर, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को यह पक्का यकीन हो गया था कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदू मुसलमानों को अलग करना होगा, क्योंकि इस वॉर में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज ने मिलकर ब्रिटिशर्स को खदेड़ने का काम किया था। साल 1909 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। एक्ट का नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट के तहत मुस्लिम वोटर्स को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट को अपने एक अलग वोट के जरिए जितवा सके। यानी किसी भी मुस्लिम वोटर को दो वोटिंग राइट हो गए, एक अपने जनरल कैंडिडेट के लिए और एक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। हालांकि यह अधिकार हिंदू को नहीं था। ऐसे में हिंदुओं के बीच मुसलमानों के प्रति घृणा फैलने लगी। मुस्लिम कम्युनिटी को उनके धर्म के आधार पर एक सेपरेट वोटिंग राइट देना ब्रिटिशर्स की इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पहला लेसन था। अब बढ़ते हैं आगे। यह वो दौर था जब भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट अपना जोर पकड़ रही थी। मानिए अब लोग रास्ते पर उतर रहे थे भारत की आजादी के लिए, और इसका सबसे बड़ा गढ़ था बंगाल। ब्रिटिशर्स ने इससे बचने के लिए बंगाल को डिवाइड करने की पॉलिसी बनाई। उनका मकसद था इस इंडियन मूवमेंट को रोकना। ब्रिटिशर्स ने इस मास मूवमेंट को रोकने के लिए 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक बना वेस्ट बंगाल तो दूसरा बना ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज भी भारत का वन ऑफ दी स्टेट है और ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो 1971 के बाद पाकिस्तान से सेपरेट होकर बना था। बंगाल के इस पार्टीशन को जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस पार्टीशन को एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाया, ये कहकर कि अगर बंगाल को डिवाइड नहीं किया जाए तो यहां पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाना पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि मामला कुछ और ही था। उन्हें बेसिकली यहां पर हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी को तोड़ना था। वेस्ट में जो रहने वाले थे वो हिंदू बहुल लोग थे और ईस्ट में जो रहने वाले थे वो मुस्लिम बहुल लोग थे। ऐसे में इन दोनों को तोड़कर उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का दूसरा दांव खेला था, ताकि लोगों की प्रायोरिटीज को बदला जा सके। अब लोगों की प्रायोरिटीज आजादी नहीं थी बल्कि अपनी मजहब की सुरक्षा थी। इस पार्टीशन में ब्रिटिशर्स ने दो दाव खेले थे। एक तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम
जो यूनिटी थी उसे तोड़ा था, और दूसरा उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी खत्म कर दिया था। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी मुस्लिम्स के लोगों को ही प्रायोरिटी देती थी, जिससे हिंदूज के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचने लगी। इन अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वेल्दी हिंदूज को सपोर्ट करते थे हिंदुओं के बीच मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए। यहीं पर जन्म लिया एक ऐसी थ्योरी ने जो मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन की मांग कर रही थी, जो कहलाई गई टू नेशन थ्योरी। सर सईद अहमद खान ये वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया। अहमद खान वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड फिलोसोफर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्हें मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज कराने का श्रेय जाता है। एट इनिशियल स्टेज वो भी मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी पर बिलीव करते थे, मगर आगे चलकर उनका यह नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर के साथ साथ सोशली भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर इनमें खुशहाली चाहिए तो इनका सेपरेट होना ही सबसे सही होगा। अहमद खान हमेशा से ब्रिटिश एम्पायर के साथ लॉयल रहे। इनफैक्ट 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से ये कहा कि उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक वैल्यू को ग्रो करने के लिए। 1875 में उन्होंने मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण कराया, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रख्यात हुआ। सर सईद अहमद खान के बाद इस टू नेशन थ्योरी की कमान संभाली एक और फिलोसोफर आलम मोहम्मद इकबाल ने। असल मायने में वो मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग को आगे रखा। सबसे पहले उन्होंने 1906 में स्थापित हुई मुस्लिम लीग पार्टी को ज्वाइन किया। 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद में हुई 21वीं मुस्लिम एनुअल सेशन के दौरान उन्होंने पहली बार जनता के सामने मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन की मांग रखी। उनका मानना था कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो शायद आगे चलकर पाकिस्तान का एक नया जियोग्राफिकल एरिया बन सकता है। उनके इसी आइडियोलॉजिकल थ्योरी की वजह से पाकिस्तान के बनने की मांग और भी जोर पकड़ने लगी, जिसे आगे चलकर सपोर्ट मिला मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना वो आखिरी किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान को शेप में लाने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल आलम मोहम्मद इकबाल से इंस्पायर हो मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले कांग्रेस से किनारा किया और खुद को मुस्लिम लीग में शामिल कर दिया। मुस्लिम लीग का सबसे पहला नारा पाकिस्तान की मांग अब उनकी भी मांग बन चुकी थी। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स भारत को आजादी देने वाले थे, यानी एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करने वाले थे। ऐसे में जिन्ना ने पाकिस्तान की अपनी मांग पर और भी जोर दिया। उनका मानना था कि हिंदू मेजॉरिटी वाले इस भारत में मुसलमानों को कभी भी एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, खासकर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। ऑन मार्च 23, 1940 में हुए लाहौर रिजोल्यूशन में ब्रिटिशर्स ने एक नए राष्ट्र पाकिस्तान के बनने की मांग को ऑफिशियली एग्री किया, और यही था द फाउंडेशन टू क्रिएट द पाकिस्तान। 1946 में हुए जनरल इलेक्शन में यह सामने आया कि मुस्लिम लीग पार्टी ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में बहुत बड़ी मात्रा में जीत हासिल की है। यही वो दौर था जब जिन्ना ने भी ब्रिटिशर्स को ये समझाने की कोशिश की कि इन्हीं इलाकों पर उन्हें पाकिस्तान बनाने की इजाजत दी जाए। ड्यू टू द जिन्नास हार्ड एफर्ट, ब्रिटिशर्स और आखिर में कांग्रेस ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए, और 14 अगस्त 1947 को भारत के बगल में ही एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो कहलाया गया पाकिस्तान। जिन्ना हमेशा से पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की हैसियत से देखते थे। 11 अगस्त 1947 में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को रिलीजन फ्री और एक इक्वल सिटीजनशिप वाला नेशन बताया,
जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से हास्यास्पद है। जिस देश का निर्माण केवल धर्म के नाम पर ही किया हो, तो वहां पर रहने वाले लोग भला इक्वल कैसे हो सकते थे, खास करके अलग अलग धर्म वाले लोग। खैर जो भी हो, पाकिस्तान के बनने की कहानी बस यही तक थी। बहुत से लोग बस इसी बात को जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों रिलीजन बेसिस पर हुआ था, मगर कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता, खास करके किसी देश का निर्माण। किसी भी देश को बनने के लिए दशकों लग जाते हैं। पाकिस्तान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले ब्रिटिशर्स द्वारा अमल में लाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बाद में सर सैयद अहमद खान द्वारा इंट्रोड्यूस की गई 2 नेशन थ्योरी, जिसके बाद आलम मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों में एक नए राष्ट्र की मांग, और आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान निर्माण इस देश के फॉर्मेशन के अलग अलग पहलू है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।